बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बेटा अभी हमारे पास 1-2 मिनट है, हम वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी बच्चे इंटर हो रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, और अगर ये स्टार्ट से अगर आप लोगों ने इसको नहीं समझा तो फिर दरमियान में जो बच्चे आएंगे तो फिर उनको समझ नहीं आनी। तो इसीलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है बेटा प्रीवियस टॉपिक्स में तो पूछ लें। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है बेटा प्रीवियस टॉपिक्स में तो पूछ लें, शाबाश। जी बेटे क्वेश्चन पूछिए। Do you have any question? थोड़ा मैंने लेक्चर उसकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, सही आवाज नहीं आ रहा था। एक इधर क्वेश्चन होगा सर ये भी। सर एक दफा डायनामिक इक्विलिब्रियम और केमिकल जी बेटा मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर करता हूँ। डायनामिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में डिफरेंस बताता हूँ। सर इनको म्यूट करें इधर। बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम हमने डिस्कस किया था कि जहां ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें बैलेंस आ चुका है वो क्या है बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं। क्वेश्चन है कि केमिकल और सिंपल इक्विलिब्रियम में क्या फर्क है। बेटा एक तो सिंपल इक्विलिब्रियम तक का मतलब तो ये आ गया ना कि हम भी अगर बिल्कुल मैं खड़ा हूं तो इक्विलिब्रियम में हूं, बैलेंस है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है बेटे कि जहां पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे, तो जहां पर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे अगर उन केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम आएगा तो उसे हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। और इस जो केमिकल रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम है इसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। जो सिंपल इक्विलिब्रियम होगा बेटे दैट विल बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और जो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा जिसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे दैट विल बी डायनामिक इक्विलिब्रियम। और ऐसे इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा बल्कि दोनों डायरेक्शन में फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता रहता है, बट बोथ रिएक्शंस टेक प्लेस एट इक्वल रेट सो इट सीम्स लाइक दैट रिएक्शन हैज स्टॉप्ड। क्लियर है बेटा? इधर तक कितने बच्चे आ चुके हैं अभी? सिर्फ जस्ट 5। क्लियर है बेटा? सर डायनामिक और रिवर्सिबल रिएक्शन सेम है बेटा। डायनामिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है और रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखिए बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है, एक रिएक्शन हो रहा है जो दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसे हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन में एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस स्टेज को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में एस्टेब्लिश होता है। सेम नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा टॉपिक की तरफ। लॉ ऑफ मास एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है बेटा, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है, तो इसके ऊपर लिखें बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा बेटे आप लोगों मैथमेटिक्स में इसे क्या कहते हैं? 4 × 5 को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 5। 4 × 5 को क्या कहते हैं बेटा? प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 5। तो ये टर्मिनोलॉजी माइंड में रखिएगा, प्रोडक्ट का क्या मतलब है। एक तो हमारी प्रोडक्ट होती है ना बेटा, एक तो हमारे पास होती है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से जो चीज बनती है वो हमारी होती है प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। एक प्रोडक्ट्स होती हैं, जबकि एक हमारे पास प्रोडक्ट क्या है बेटा, ये जो मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट होता है। तो अभी हमारे पास आगे कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगी तो वहां पर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं पहले बेटा बता दूं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाले, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट्स और हैं, और एक हम मल्टीप्लाई को भी क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, हमारे डेफिनेशन में कुछ वर्ड्स आएंगे, तो इनको हमारा पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
जी बेटा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग आएगी कि लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था। लॉ ऑफ मास एक्शन इंट्रोडक्शन, और बुक की जो पहली लाइन है बेटा वो केस में आएगी, इंट्रोडक्शन में आएगी। और इंट्रोडक्शन क्या है बेटा कि गोल्डबर्ग एंड वॉग, ये दो साइंटिस्ट हैं बेटा, एंड दे पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। और कब बेटा? 1869 में। 1869 में इन्होंने एक लॉ पेश किया था जिसे क्या कहा गया? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये एक ब्रीफ सा हमारा इंट्रोडक्शन आएगा कि टू साइंटिस्ट गोल्डबर्ग एंड वॉग पुट फॉरवर्डेड law named as law of mass action in 1869। इन्होंने बेटा एक लॉ ऑफ मास एक्शन इन्होंने 1869 में लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। तो डिफाइन करते हैं बेटा कि लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन क्या है। ये बुक में एज इट इज लिखी हुई है, मैंने वहां से बेटा इसको इधर लिखा है, तो तवज्जो सिर्फ इधर होनी चाहिए। द रेट, द स्पीड एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, कि कोई भी सब्सटेंस है तो जिस स्पीड से ये रिएक्ट करेंगी, कोई भी सब्सटेंसेस हैं जिस स्पीड से ये रिएक्ट करेंगी, वो स्पीड किस चीज पे डिपेंड करती है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। अभी सिर्फ यहां तक बेटा डेफिनेशन को देखें, हम इसको टू हाफ में करके देख रहे हैं डेफिनेशन को ताकि हमारे लिए समझना आसान हो। द रेट, द स्पीड एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स, कि वो स्पीड जिस पर कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करती है is directly proportional to its active mass। it means किसी सब्सटेंस का एक्टिव मास जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका रिएक्ट करने की स्पीड ज्यादा होगी। किसी सब्सटेंस का एक्टिव मास जितना ज्यादा होगा उतनी ही उसकी जो बेटा रिएक्शन की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। अब एक्टिव मास क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ये हमारा अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो किसी भी सब्सटेंस का रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। कि अगर इस सब्सटेंस का एक्टिव मास और इस सब्सटेंस का एक्टिव मास, ए एंड बी का एक्टिव मास लें बेटा, और इनका क्या हो? प्रोडक्ट हो, इनके एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट, मतलब वो जो मल्टीप्लाई वाला कि इसका एक्टिव मास मल्टीप्लाई बाय बी का एक्टिव मास, तो जितना इनका एक्टिव मास ज्यादा होगा, इनकी प्रोडक्ट ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। बंद हो गया सर? तो बेटा देखें, दोबारा यही बात देखें, मैंने कहा, हमने ये कहा कि किसी एक सब्सटेंस का एक्टिव मास जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा। ए का अगर एक्टिव मास ज्यादा है तो वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, बी का एक्टिव मास ज्यादा है तो वो भी ज्यादा क्विकली रिएक्शन में ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। and rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting substances। rate of reaction is directly proportional, ये जो इनका rate of reaction है बेटा, this is directly proportional to the product of active masses of reacting substances। एक्टिव मास होगा इन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, जो एक्टिव मास होगा उसका प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन। इट मींस अगर इनका एक्टिव मास ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। और अगर इनका एक्टिव मास, इन दोनों का एक्टिव मास कम होगा तो फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी बेटा? कम होगी। तो ये डेफिनेशन आ जाएगी बेटा कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस एक रिएक्ट्स, एक सब्सटेंस का जितना मास ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा रिएक्ट करेगा, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। rate of reaction is directly proportional to product of active masses of reactants। active mass of reacting substances की जगह आप क्या लिख सकते हैं? reactants। rate of reaction is directly proportional to active masses of the reactants। कि reactants का active mass जितना ज्यादा होगा rate of reaction भी उतना ज्यादा होगा। अब देखते हैं बेटा active mass क्या होता है। एक्टिव मास क्या है बेटा? किसी भी सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन है। एक्टिव मास क्या होता है बेटे? मोलर कंसंट्रेशन है, कि जितनी मोल्स में किसी सब्सटेंस की जितनी कंसंट्रेशन है वो उतना उसका क्या कहलाता है? एक्टिव मास कहलाता है।
तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, the rate at which a substance reacts is directly proportional to its molar concentration भी कह सकते हैं कि जितनी किसी सब्सटेंस के मोल्स ज्यादा होंगे, जिस सब्सटेंस की जितनी मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो उतना ही स्पीड से रिएक्ट करेंगे। अगर ये देख लें एक तरफ एक मालिक्यूल है और एक तरफ एक मालिक्यूल है, इनकी आपस में रिएक्ट करने की स्पीड ज्यादा होगी, या एक तरफ 50 मालिक्यूल है और एक तरफ 50 मालिक्यूल है, तो डेफिनेटली ज्यादा मालिक्यूल के पास चांस है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने का, तो वो ज्यादा स्पीड से क्या बनाएंगे बेटा, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो एक्टिव मैस क्या है बेटा, ये लास्ट वाले जो जनरली लिखा हुआ है जहां पर बुक में देखें पेज नंबर 6 पर, आगे आ रहे हैं सर, बच्चे आ गए हैं जो उधर से डिस्कनेक्ट हुए हैं। देखें बेटा पेज नंबर 6 पर ये जो सेकंड लास्ट जहां पे लिखा हुआ है जनरली, इसके आगे से बेटा आंसर स्टार्ट हो रहा है। जो हमारा क्वेश्चन आता है, ये आता है बेटा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय एक्टिव मैस या डिफाइन एक्टिव मैस। तो एक्टिव मैस क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्टिव मैस। एक्टिव मैस क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, और मोलर कंसंट्रेशन का बेटा यूनिट क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट होता है बेटे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका यूनिट क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक्टिव मैस इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस, इट्स यूनिट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, कि किसी सब्सटेंस की अगर मैं कहता हूं ए, इसकी मोलर कंसंट्रेशन कैसे रिप्रेजेंट होगी, इसके राउंड क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। कोई सब्सटेंस बी है तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बी है वो सब्सटेंस और उसकी मोलर कंसंट्रेशन कैसे रिप्रेजेंट होगी, उसकी मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट होगी उसके राउंड ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हम जो है बेटा वो पुट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में ये तीन बातें लिखनी है, मैं रीड कर देता हूं बेटा बुक पर, पेज नंबर 6 सेकंड लास्ट लाइन जनरली के बाद से लिखेंगे। एंड active mass is considered as the molar concentration having units of mole per decimeter cube and expressed as square brackets, expressed as square brackets। और इसको square brackets के साथ हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं बेटा लॉ ऑफ मैस एक्शन की एक्सप्लेनेशन पर। हमने डिफाइन किया कि किसी सब्सटेंस का एक्टिव मैस, अगर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का एक्टिव मैस ज्यादा होगा तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, अगर सब्सटेंसेस का, अगर रिएक्टेंट्स का एक्टिव मैस कम होगा तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं बेटा। सबसे पहले तो हम एक फर्ज करते हैं बेटा, सपोज एक केमिकल रिएक्शन है, सर कैमरा को थोड़ा इधर तक ले आए हैं सर, उधर उस साइड से अगर शिफ्ट कर दें तो, ताकि इधर मेरे पास बोर्ड ज्यादा हो जाए, दूसरी तरफ से, हाँ 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 वो नहीं, ये वाली साइड तक आए, ये यहाँ तक है बस, ठीक है ठीक है, अब मेरे पास थोड़ा बोर्ड ज्यादा हो जाएगा। जी बेटा ये हमारे पास सपोज एक, इसकी हम एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे हैं बेटा। कंसीडर एन एग्जांपल अ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द टाइप, हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी सब्सटेंसेस रिएक्ट करती हैं और उनके रिएक्ट करने से C प्लस D कुछ सब्सटेंस बन रही है। देखें तो एरो के ऊपर उसने क्या लिखा है बेटे, KF एंड KR। ये क्या है, KF क्या है और KR क्या है, इसको हम अभी डिटेल के साथ दोबारा आगे आएगा, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो ये तो बेटा क्या है, रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो इनकी मोलर कंसंट्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए की मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे ए, बी, सी और डी। ये क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर concentrations of A, B, C and D respectively, A, B, C and D, A, B इधर लिख देते हैं, of A, B, C and D respectively। कि A की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, B की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे, C एंड D की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू
लॉ ऑफ मैस एक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसके दो पार्ट्स हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिवर्स रिएक्शन। तो यहां से देखें, अगर डेफिनेशन को बेटा हम अप्लाई करें तो क्या बनेगा, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है, ए और बी रिएक्ट करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कौन सी हैं, ए प्लस बी, ये आपस में क्या करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज, ये एक्टिव मैसेज की क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। एक्टिव मैसेज क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हम इसको फिर आगे मजीद, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह पर क्या लिख लेते हैं बेटा, ये आर और एफ, आर एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पे इसको ले आते हैं इक्वालिटी में और एक कांस्टेंट लगाते हैं के एफ, कांस्टेंट लगाएंगे बेटा के एफ, और के एफ बेटा क्या है, प्रोपोर्शन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसे ये क्या है बेटा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये बेटा साथ में क्या है, ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसी तरह बेटा ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए था, तो सिमिलरली रेट ऑफ, सर मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन है सर, जी बेटे कौन है, थोड़ा नाम बताएं। रेट ऑफ रिवर्स, मैं बच्चा बताता हूँ, एक मिनट, रेट ऑफ रिवर्स, समझ नहीं आ रहा, आप मैसेज करें जहाँ से समझ नहीं आ रहा, माइक बंद कर लें और मैसेज करें। ओके सर। देखिए बेटा, जो बच्चा कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, देखिए बेटा डेफिनेशन की आपको समझ आ गई। अगर आपको लॉ ऑफ मैस एक्शन की डेफिनेशन की समझ आ गई है बेटा, एक्चुअली इसकी मेन प्रॉपर डेफिनेशन जहां से शुरू हो रही है, द रेट से, एंड जहां से बेटा, द रेट से, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बेटा क्या होगा, डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन बेटा फॉरवर्ड भी हो सकता है, अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कहेंगे, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो इसे रेट ऑफ फॉरवर्ड या रिवर्स रिएक्शन उसके नाम के हिसाब से बोलेंगे बेटा। तो डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ, मतलब कोई भी सब्सटेंस मल्टीप्लाई होगी, एक्टिव मैसेज, इट मींस एक्टिव मैस होगा। एक्टिव मैस को मैंने भी बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डेफिनेशन है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, इट मींस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ, जैसे मैंने कहा था 4 मल्टीप्लाई बाय 5, प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 5, तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज। स्क्वायर ब्रैकेट्स किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, एक्टिव मैसेज को रिप्रेजेंट करती हैं, एक्टिव मैसेज ऑफ। अब वो रिएक्टेंट्स अगर ए और बी होंगे तो यहाँ पर ए और बी आ जाएगा, अगर वो सी एंड डी होंगे तो यहाँ पर सी और डी आ जाएगा। तो उसी नाम के हिसाब से जो भी रिएक्टेंट होंगे उनकी जो बेटा एक्टिव मैसेज होंगे, जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके एक्टिव मैसेज का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर इस रिएक्शन की बात करें ए एंड बी और इसमें सी और डी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तो दो रिएक्शन हो रहे हैं इसमें, एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बेटा, एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एक रिवर्स रिएक्शन हो रहा है
जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप बेटा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, यही वाला फार्मूला इधर अप्लाई हो रहा है, डेफिनेशन अप्लाई हो रही है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। और अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे तो होगा बेटा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में कौन से रिएक्टेंट हैं, रिवर्स रिएक्शन में ये वाली सब्सटेंसेस क्या बन जाएंगी बेटा, ये क्या बन जाएंगी, रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट बन जाएंगी, और फॉरवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट हैं। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ सी एंड डी, उनका क्या बेटा प्रोडक्ट। अब बेटा ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी साइन में अगर बदलें, और ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर आर से, जिससे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया था आर एफ से, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे आर आर से, स्मॉलर आर बेटा यहाँ पर, और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम लेकर आएंगे बेटा इक्वालिटी साइन में, ये हो जाएगा इक्वल। इधर ये क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन था तो के एफ, ये रिवर्स रिएक्शन है तो के एफ, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और ये बेटा साथ में क्या आ जाएंगे सी एंड डी, सी एंड डी। तो यहां तक बेटा हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, एक ये इक्वेशन आ चुकी है और एक ये इक्वेशन आ चुकी है। यहां तक बच्चों क्लियर है? अगर यहाँ पर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछिए, शाबाश। इसमें तेरा घाटा। सर कोई रिएक्शन के साथ एग्जांपल दे दें जिसमें रिएक्टेंट्स में एलिमेंट्स भी हो। तो बेटा अगर वही जो हम बार बार पीछे एग्जांपल्स पढ़ते आ रहे हैं रिएक्शन की, कैल्शियम उस वाली CaO और कैल्शियम कार्बोनेट वाली, या हाइड्रोजन एंड आयोडीन वाली, तो बेशक इसमें हम आप वही लिख सकते हैं। इसका तो कोई, ये तो हम अपनी आसानी के लिए, ताकि रिएक्शन जो है बेटा उसको हम लिखना हमारे लिए आसान हो, और एक जनरल रिएक्शन है, A एंड B से कुछ भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन हो सकती है, ये आयोडीन हो सकता है, इधर फिर हाइड्रोजन आयोडाइड, दो नहीं आएंगे तो फिर एक हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाएगा अगर एक ही प्रोडक्ट होगी। तो अगर ज्यादा सब्सटेंसेस हैं तो ज्यादा आ जाएंगी। ये सिर्फ जनरल रिएक्शन है। आप सपोज करें कि A और B की जगह पर भी कोई एलिमेंट्स हैं, C और D की जगह भी कोई एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा इसको हम आगे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, और ये वाली डेफिनेशन है मैं ये रेज कर रहा हूं बेटा, ये डेफिनेशन वाली साइड में रेज कर रहा हूं। हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं बेटा, अभी तक हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। एक है बेटा आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए इंटू बी, और एक है बेटा आर आर इज इक्वल टू के एफ, जी सर हाँ मैंने बता दिया इसको। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर, और यहाँ पर सी एंड डी, और उनकी ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन की प्रोडक्ट। अब बेटा हमने क्या पढ़ा था कि एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बेटे, फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of forward reaction, rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो चुका होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड इक्वल हो चुकी होती है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, के एफ और उसके साथ A एंड B। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह क्या लिख सकते हैं, के एफ इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाई मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ B। ये लिख दिया, ये इक्वल का साइन आ गया। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या है बेटे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर आर होता है, वो क्या है बेटा, के आर इंटू सी एंड डी। क्लियर हो गया बेटा यहां तक। अब हमने बेटा क्या करना है,
कि यहाँ इस इक्वेशन में ये चीज कांस्टेंट है, इस रिएक्शन में ये चीज कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट को एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं बेटा, और ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं इनको एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो ऐसा करना है बेटा कि ये वाली जो साइड है रिएक्टेंट ए एंड बी वाली, इसको हम शिफ्ट करेंगे इस तरफ, और ये जो के आर है बेटा इसको हम शिफ्ट कर देंगे इस तरफ। ठीक है, मैं एरोज को रेज करने लगा हूं। देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी डी। ये तो अपनी जगह पर पड़े थे, ए और बी यहां से बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये ए और ये बी, और ये बेटा ये दो कांस्टेंट हैं, इन्हें हम कहते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के एफ ओवर के आर। इसे बेटा क्या कहते हैं, इन दो कांस्टेंट्स की रेशियो को क्या कहते हैं, के सी। ये स्मॉलर के है बेटा, ये याद रखिएगा, ये वाले जो के हैं ये स्मॉलर के हैं, इसको कैपिटल के और के सी, नीचे सी, इसे कहते हैं बेटा के सी, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये किसके इक्वल आएगा बेटे, सी एंड डी, और यहां पर ए और यहां पर बी। यहां पर याद रखेंगे, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहां पे प्लस या माइनस का सिंबल डाल देते हैं, यहां पे कोई सिंबल नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये बेटा हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जहां तक बेटा ये हमारा लॉ ऑफ मैथ सेक्शन क्वेश्चन आता है तो हमने उसको यहां तक बताना होगा। हमने पहले डिफाइन करना है बेटे कि रेट, पहले हमने इंट्रोडक्शन में बताना है बेटे कि किसने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन दिया था, और उसके बाद पहले बेटा हमने उसको इंट्रोडक्शन किया, फिर हमने ये बता दिया, उसको डिफाइन किया। डेफिनेशन क्या थी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनी रेट ऑफ फॉरवर्ड हो चाहे रेट ऑफ रिवर्स हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। फिर हमने एक्टिव मैस का बताया कि एक्टिव मैस क्या है बेटा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की मोल्स में कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं बेटा, एक्टिव मैस कहते हैं। इसको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। उसके बाद बेटा हम इसकी डेरिवेशन पर आए, हमने कहा सपोज करें एक रिएक्शन है ए प्लस बी जिन और उसकी प्रोडक्ट है सी प्लस डी, तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होंगी, ए बी सी डी, इनके साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी। तो अब अगर लॉ ऑफ मैथ सेक्शन अप्लाई करें इस फॉरवर्ड रिएक्शन पर और इस रिवर्स रिएक्शन पर, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने लिखा बेटा रेट ऑफ, और एफ मींस फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में चेंज किया तो साथ में कांस्टेंट आता है बेटे जो क्या है, के एफ, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये सारी बातें बुक में लिखी हुई हैं बेटा, और ये बेटा ए और बी वैसे आ गया। अब वही लॉ ऑफ मैथ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन रिवर्स रिएक्शन पे अगर अप्लाई करें तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। क्योंकि बेटा रिएक्टिंग सब्सटेंस, ये सब्सटेंस रिएक्ट कर रही है ना बेटा रिवर्स रिएक्शन में, तो आर आ जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह इज इक्वल टू के आर। अब दोबारा हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पर क्या लिखा बेटे, इक्वालिटी और के आर को लिख दिया, और यहाँ पे सी एंड डी आए। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं बेटा, एक और इक्वेशन नंबर 2। तो एट इक्विलिब्रियम बेटा at equilibrium rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction बेटे। तो यहां पर हमने rate of forward reaction क्या था बेटे, यहां पर ये वाली चीज इधर लिख दी, और rate of reverse reaction की जगह पर ये लिख दिया। तो हमारे पास ये बेटा दो इक्वेशंस आ गई, सी एंड डी, ए और बी इधर पड़े बेटा, ए और बी इधर आके सी एंड डी के नीचे डिवीजन में आएंगे, और के आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो के एफ ओवर के आर को हम कहते हैं बेटा
KC या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये हमारे पास C एंड D और A एंड B आ जाएंगे बेटा इस तरह से। तो ये एक एक्सप्रेशन डिराइव हो गया है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बताएं बेटा। और ये बेटा बहुत अच्छे से इसको आपने आज इसको घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक दो बार लिखेंगे ना बेटा तो फिर ये आपको कोई स्टेप मिस नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा कल का टॉपिक है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ उसमें पावर्स आ जाएंगी बेटा। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? एनी कंफ्यूजन बेटा? क्वेश्चन बोले बेटा किसी का है तो बताएं, अदरवाइज फिर बेटा हम क्लास एंड करते हैं। नो क्वेश्चन? सर हाउ वी विल नो दैट वी हैव टू कीप ए बी एंड? बेटा ये याद रखिएगा कि जो के सी है दैट इज इक्वल टू के एफ एंड के एफ ओवर के आर। आप इसको के आर ओवर के एफ, ये नहीं है बेटा, ये बोर्ड में नहीं आया, मैं इधर लिख देता हूं। ये बेटा के आर ओवर के एफ और के सी, ये चीज नहीं है बेटा। के एफ ओवर के आर, आपने के एफ को ऊपर रखना है। जब के एफ ऊपर रखना है तो इसका मतलब है इसको उधर लेके जाना पड़ेगा, और फिर ऑटोमेटिकली ये वाली साइड है बेटा इधर लेके आएंगे। तो एक और बात सिंपल सा ट्रिक याद रखेंगे बेटा, जब भी किसी रिएक्शन का केसी लिखना है प्रोडक्ट वाली साइड ऊपर रखेंगे। सपोज बेटा हम H2 प्लस I2 और इसका बेटा हम लिखते हैं 2HI, तो इसके लिए केसी रिएक्शन क्या होगा? केसी रिएक्शन क्या होगा? प्रोडक्ट वाली साइड ऊपर आएगी बेटा HI, और जो रिएक्टेंट होंगे वो नीचे होंगे, डिनोमिनेटर होंगे रिएक्टेंट। ठीक है बेटा? ठीक है, और कोई क्वेश्चन बेटा? एनी क्वेश्चन? चलें बेटा, क्लास हम एंड करने लगे हैं। कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग कल पूछिएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे बेटा, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। ये बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन और डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ये जो जहां पे खत्म किया ना बेटा आज केसी, उसके नीचे वाला, ये आप अभी जो 10वीं ने एग्जाम दिया बेटा, जिनका आप लोगों के तो एग्जाम नहीं हुए, जो 10th क्लास के एग्जाम हुए उसमें यही क्वेश्चन मॉर्निंग के पेपर में, यही लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन फॉर जनरल रिएक्शन, ये एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बेटा याद रखें कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके घर में प्रैक्टिस करें, इसकी डेफिनेशन लिखें, कि मैथमेटिकल स्टेप्स बेटा लिखें, और ताकि नेक्स्ट कल का टॉपिक आपको समझने में आसानी हो। ठीक है बेटा? अल्लाह हाफिज बेटा। जी बेटा क्या क्वेश्चन है बेटा? बिस्मा बिस्मा बेटे क्या क्वेश्चन है? सर जब आपने कंप्लीट करें क्वेश्चन बेटा फिर हम क्लास एंड करते हैं। अगर ये बेटा इसकी बात कर रही है, HI वाले रिएक्शन की बात कर रही है? क्वेश्चन नहीं बेटा, क्वेश्चन है तो जल्दी बताएं बेटा, अदरवाइज फिर टाइम खत्म होने वाला है, क्लास एंड हो जाएगी। वहां से म्यूट किया हुआ है ना हमने, इनको अलाउ करें, अब करें। बिस्मा बेटे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी बच्चे, बिस्मा आपको कोई क्वेश्चन है तो बेटे आप पूछ सकती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज।
उसकी पावर नहीं लिखी 9। जी बेटा, वो मैं इसलिए भी पावर नहीं लिखी ना, क्योंकि हमने ये पावर वाला टॉपिक डिस्कस नहीं किया। मैं भी इसकी पावर लिख दूं ना तो फिर बच्चे कहेंगे सर ये पावर कहाँ से आ गई। ये हम कल डिस्कस करेंगे, हमारा कल का टॉपिक यही है, उसमें पावर दिया है। हेलो